नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 9वीं वीडियो है। अगर आप इंग्लिश के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा प्राइमरी और अपर प्राइमरी सीटेट प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट्स के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इन द अर्ली ईयर्स यानी कि शुरुआती वर्षों में ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास के अ टीचर हर क्लास विथ सर्किल टाइम एक्टिविटी डेली, यानी कि भाषा विकास के शुरुआती वर्षों में एक टीचर जो है, एक शिक्षिका जो है, वो अपने कक्षा में सर्किल टाइम एक्टिविटी कराती है। आगे पढ़िए, वेयर शी गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ईच चाइल्ड टू स्पीक ऑन अ पर्टिकुलर थीम, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर, यानी कि ध्यान से समझिएगा, वो जो शिक्षिका है वो सर्किल टाइम एक्टिविटी कराती है डेली, ठीक है, जहाँ पर वो सबको एक मौका देती है, प्रत्येक बच्चे को बोलने के लिए किसी पर्टिकुलर थीम पर, यानी किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर, यानी कि ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिए, सबसे पहले शिक्षिका जो है वो कक्षा में बच्चों को इस प्रकार से गोले में बैठा देती है, और इसके बाद से मान लीजिए ये बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद से एक बच्चे को रुमाल या फिर कुछ भी ऐसा दे दिया जाता है और वो इस सर्किल के चारों तरफ घूम रहा होता है, और जो रुमाल या फिर जो भी वस्तु वो लिया होगा किसी रैंडमली बच्चे के पास गिरा देता है। अब ये वाला रैंडमली जो बच्चा है वो खड़ा होकर के किसी भी मुद्दे पर, किसी भी थीम पर कुछ बोलेगा, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। बच्चे के शुरुआती वर्षों की बात की गई है और किसके लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास के संदर्भ में कहा गया है। तो ये इमरजेंट लिटरेसी के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे? जो शुरुआती साक्षरता होती है उसमें, शुरुआती साक्षरता कहने का मतलब कि बच्चे में भाषा का विकास किया जाता है, और न्यूमेरेसी यानी कि जो अंकों का ज्ञान है वो बच्चे को बताया जाता है शुरुआती साक्षरता में, जिसे इंग्लिश में इमरजेंट लिटरेसी कहा जाता है। विकल्प नंबर 3 ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि शुरुआती वर्षों में बच्चों के में भाषा विकास कैसे होता है, बच्चे नए नए शब्दों के बारे में सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस सर्किल में बच्चे बैठे हुए होंगे और एक बच्चा जब उठ करके पूरे सर्किल में किसी एक मुद्दे, एक थीम पर बात कर रहा होगा, तो दूसरे बच्चे नए नए शब्दावलियों के बारे में जान रहे होंगे। इससे बच्चे में नए नए शब्दों के बारे में जानने में मदद मिलती है, और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा का जो विकास है, उसके शुरुआती वर्षों में नए शब्दों को समझना ही इमरजेंट लिटरेसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिमेंटिक मैपिंग स्ट्रेटजी इज इफेक्टिव फॉर, यानी कि सिमेंटिक मैपिंग किसके लिए महत्वपूर्ण है, किसके लिए प्रभावी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। सिमेंटिक मैपिंग पहले क्या होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक टर्म आपको बोला कार, ठीक है, एक शब्द मैंने बोला कार। अब कक्षा में जितने भी बच्चे हैं इस शब्द से रिलेटेड अन्य शब्दों को बोलते जाएंगे। जैसे कि कार में क्या होता है, व्हील होता है, यानी कि पहिया, तो किसी बच्चे ने व्हील बोला, एक नया शब्द हमें मिला। किसी बच्चे ने ड्राइवर बोला, क्योंकि कार में ड्राइवर भी होगा, तो एक बच्चे ने ड्राइवर बोला। उसके बाद से अगले बच्चे ने यहाँ पर विंडो बोला, कार में विंडो भी होता है। उसके बाद से एक बच्चे ने कार में डोर होता है, ये भी बोला, ठीक है। उसके बाद से ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी को कहाँ पर ड्राइव करेगा, रोड पर ड्राइव करेगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए, जो डोर होता है वो हमारे घर में भी होता है, यानी होम डोर, होम से भी संबंधित है। उसके बाद से देखिए, व्हील जो होता है वो टू व्हीलर में भी होता है और साइकिल में भी होता है, तो साइकिल एक नया वर्ड मिल गया। उसके बाद से देखिए, विंडो की अगर बात करें तो विंडो आपका ऑफिस में भी होता है और होम में भी होता है, तो एक नया शब्द हमें ऑफिस मिल गया। यानी कि मैं देखिए एक शब्द लेकर के चला था कार, इस कार से जुड़े हुए जितने भी शब्द हो सकते हैं उन शब्दों का एक तरीके से मैपिंग करना ही सिमेंटिक मैपिंग कहलाता है। जैसे कि मैंने एक शब्द लिया कार, अब इस कार से रिलेटेड क्या क्या शब्द हो सकते हैं जो कि बच्चे जानते हैं, जो कि उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि एक शब्द से जुड़े हुए अन्य शब्दों के बारे में जानना, नए नए शब्दों के बारे में जानना ही सिमेंटिक मैपिंग कहलाता है, ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। कहा जा रहा था कि ये किसके लिए प्रभावी होगा, तो देखिए एक शब्द से हम लोग कई शब्द जान रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक नया शब्द बोल रहा होगा, प्रत्येक बच्चा इस शब्द से जुड़े हुए जो भी उसके मन में समझ में आ रहा होगा वो नए नए शब्दों को बोल रहा होगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये बच्चों के वोकैबुलरी को इन्हेंस करने में मदद करेगा, नए नए शब्दावलियों को बच्चे के दिमाग में बैठाने में मदद करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इन्हेंसिंग वोकैबुलरी एमंग लर्नर्स, यानी जो शिक्षार्थी हैं उनमें वोकैबुलरी यानी शब्दों के
इन्हेंसमेंट में ये इंप्रूवमेंट करेगा। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज थ्रू ट्रायल एंड एरर इज एविडेंट फ्रॉम डैश थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा सीखने के किस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पर के द्वारा ये माना जाता है कि बच्चे जो है वो भाषा को भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, ट्रायल एवं एंड एरर मेथड्स के थ्रू सीखते हैं लैंग्वेज को। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए एक बच्चा पहले गलती कर रहा होता है। जैसे स्टार्टिंग में बच्चा शब्दों को कैसे बोलता है, जैसे कि जब वो तुतला करके बोलता है या फिर शब्दों के बारे में नहीं जानता है तो गलत तरीके से उच्चारित कर रहा होता है। लेकिन वही गलती बार बार दोहराते जब लोगों को बोलते हुए वो सुनता है, सही उच्चारण सुनता है, तो उसका वो गलती उसे एहसास होता है कि मैं इसे गलत तरीके से उच्चारित कर रहा था, और धीरे धीरे प्रयास के माध्यम से गलती किया, फिर प्रयास किया, फिर गलती किया, फिर प्रयास किया, वो शब्दों को सही तरीके से उच्चारण करना सीख जाता है। यही होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये बिहेवियरिस्टिक्स की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि बार बार प्रयास के माध्यम से कोई एक ऐसा प्रयास होता है जो कि बिल्कुल सटीक हो जाता है और उसी के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। जैसे कि जो बिल्ली थी वो बार बार अपना पंजा मार रही थी और अचानक से उस एक तरीके से कुंडे पर या फिर उस बटन पर एक तरीके से आप कह लें छिटकनी पर हाथ पड़ा और वो पिंजड़ा खुल गया। तो ये एक होता है बिहेवियरिस्टिक्स, और इसी के माध्यम से ट्रायल और एरर मेथड इस पर डिपेंडेंट है। भाषा सीखने का जो पर्सपेक्टिव है ट्रायल एंड एरर मेथड वाला, वो बिहेवियरिस्टिक्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द स्टेजेस ऑफ प्रोसेस राइटिंग अप्रोच, यानी कि जो राइटिंग अप्रोच है उसके प्रोसेस में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, उसका सही सीक्वेंस यानी क्रम क्या होगा। तो देखिए किसी भी लेख के बारे में लिखने से पहले सबसे पहले हमारे मन में विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है कि किस टॉपिक पर हमें लिखना है। तो सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, यानी विचारोत्तेजना, ये पहले नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है कि मोटा मोटी हम लोग आउटलाइन तैयार करते हैं कि किस टॉपिक पर लिखना है और क्या लिखना है। तो मोटा मोटी आउटलाइनिंग तैयार करना ये दूसरे नंबर पर आता है, तो आउटलाइनिंग हो जाएगा दूसरे नंबर पर। उसके बाद से देखिए आउटलाइन होने के बाद से हम ड्राफ्टिंग करते हैं कि एक्चुअली जो लेख हम लोग लिखेंगे उसमें क्या हेडिंग रहेंगे, क्या सब हेडिंग रहेंगे और उसके अंदर क्या कंटेंट हमें लिखना है, इसे बोला जाता है ड्राफ्टिंग। ये तीसरे नंबर पर आता है। उसके बाद से देखिए चौथे नंबर पर रिवाइज हम लोग करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया कि किस हेडिंग में क्या लिखना है और कितना कंटेंट लिखना है। उसके बाद से हम लोग रिवाइज करते हैं कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रहा है। रिवाइज करने के बाद से ये देखिए रिवाइजिंग जो है वो चौथे नंबर पर आ गया। उसके बाद से हम लोग प्रूफ रीडिंग करते हैं। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है कि अगर हमें करेक्शन करने की आवश्यकता है तो उसमें करेक्शन भी करते हैं, ये पाँचवें नंबर पर हो जाएगा। और अंतिम में फाइनलाइज करते हैं लिखने के संदर्भ में, तो ये अंतिम में फाइनलाइज हो जाएगा छठवें नंबर पर। यानी कि हमारा क्रम क्या बना, देखिए पहले सी आएगा, उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर ई आएगा, तीसरे नंबर पर देखिए ए आएगा, चौथे नंबर पर देखिए डी आएगा, पांचवें नंबर पर देखिए बी आएगा और छठवें नंबर पर देखिए एफ आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ड्रिलिंग इज द मेजर टेक्निक ऑफ, यानी कि ड्रिलिंग जो है वो किसका टेक्निक है, किस पर फोकस करता है, ये बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता था कि जो टारगेट लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए हम लोग उसको मदर टंग में ट्रांसलेट कर रहे होते थे। ठीक है, तो ड्रिलिंग में क्या होता है कि हम लोग बार बार प्रयास के माध्यम से सीखते हैं। अब मान लीजिए कि जो टारगेट लैंग्वेज है डायरेक्टली हम लोग उसको नहीं सीख रहे हैं, उसको मदर टंग में ट्रांसलेट कर रहे हैं, यानी बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार अभ्यास कर रहे हैं। तो ये इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा, विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एरर्स कमिटेड बाय चिल्ड्रन इन रीडिंग एंड राइटिंग कैन बी कॉल्ड एज, यानी कि बच्चों के द्वारा पढ़ने और लिखने में जो गलती की जाती है उसको क्या कहा जा सकता है। तो देखिए पढ़ने और लिखने में अगर कोई बच्चे के द्वारा कुछ गलती की जा रही है तो निश्चित तौर पर यह स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब प्रयास करेगा तो प्रयास में कभी ना कभी असफल होगा ही होगा, और अगर असफल से बचना चाहे तो बच्चा प्रयास ही नहीं करेगा फिर उस कंडीशन में बिना प्रयास के हम अधिगम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अधिगम की परिभाषा ही ये कहती है कि प्रयास के माध्यम से बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग अधिगम कहते हैं। अब मान लीजिए बच्चे ने कुछ त्रुटि कर दी, कुछ गलती कर दी, तो इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि बच्चे
सीख नहीं पा रहे हैं। देखिए बच्चे जो गलती कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सीखना है, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ कि भविष्य में जाकर के वो इस प्रकार की गलती नहीं करेगा। यानी बच्चे ने प्रयास किया, भले ही वो असफल हो गया, भले ही उसने गलती कर दी, लेकिन अगली बार जब वो पढ़ रहा होगा, उस शब्द को पढ़ रहा होगा, उस सेंटेंस को पढ़ रहा होगा, तो उसे पता है कि हाँ मैंने पिछली बार ये गलती की थी, अब इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। यानी कि उसके व्यवहार में वो चेंजेज हुआ, और भले ही पिछली बार उसने गलती किया था फिर भी आगे के लिए उसको सीख मिल गया, और इसे ही अधिगम कहा जाएगा। यानी कि जो गलती बच्चों के द्वारा पढ़ने और लिखने में की जाती है वो क्या करता है, वो एक सीढ़ी का काम करता है बच्चों को भाषा सीखने के संदर्भ में। क्योंकि देखिए बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जब शब्दों को पहली बार बोलना सीख रहे होते हैं तो सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, लेकिन गलती करते हुए फिर सही करते हुए फिर गलती करते हुए बार बार गलत गलत उच्चारण फिर सही उच्चारण, इन्हीं गलतियों के माध्यम से वो सही भाषा को बोलना सीख जाते हैं, यानी उच्चारण करना सही सीख जाते हैं। तो जो गलतियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो सीढ़ी का काम करती हैं भाषा को सीखने में। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा, लैडर टू लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि एक सीढ़ी का काम करेगा भाषा को सीखने में। ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग इंक्लूड्स। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है संरचनावाद अप्रोच। संरचनावाद में क्या होता है, लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे। उनका मानना यह था कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, सक्रिय भागीदारी करके और अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से। अब खोज होगा कैसे, जैसे मान लीजिए हम किसी इन्फॉर्मेशन की तलाश कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति से उसके संदर्भ में इंक्वायरी करके हम किसी इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। यानी कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो कहीं ना कहीं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इंक्लूड करती है। ऑप्शन नंबर 3 इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। इंक्वायरी में हम लोग क्या करते हैं, इंक्वायरी में हम लोग प्रश्न पूछ रहे होते हैं किसी रिजल्ट को जानने के लिए या फिर किसी का उत्तर जानने के लिए, यानी किसी न किसी चीज़ की खोज की जा रही है, अन्वेषण किया जा रहा है। और जो संरचनावादी थे वो यही मानते थे कि बच्चे अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एट फाउंडेशनल स्टेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 फोकस ऑन। तो फाउंडेशनल स्टेज पर यानी बुनियादी स्तर पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो लिटरेसी और न्यूमरेसी पर फोकस करती है। न्यूमरेसी का मतलब क्या हुआ कि अंकों का सामान्य ज्ञान, ठीक है, अंकों के बारे में बच्चे सामान्य जानकारी रखें। और लिटरेसी का मतलब क्या हो गया कि बच्चे शब्दों के बारे में पढ़ना सीख जाएं और पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना सीख जाएं। ये होता है लिटरेसी और न्यूमरेसी। लिटरेसी को इसके जस्ट पहले वाले जो सर्किल वाला गेम वाला था, एक्टिविटी था, उसमें इमरजेंट लिटरेसी मेंशन किया गया था। इमरजेंट लिटरेसी का मतलब ही ये होता है कि बच्चों में शुरुआती जो साक्षरता है, यानी कि वो बोलना सीख जाए, वो पढ़ना सीख जाए, ये होता है इमरजेंट लिटरेसी। और यही कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो बुनियादी स्तर पर, यानी बच्चे जब फाउंडेशनल स्टेज में है तो वो किस पर फोकस करता है, NEP, तो ये लिटरेसी और न्यूमरेसी पर फोकस करता है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि कौन सा इसमें ऐसा विकल्प है जो कि मौखिक संप्रेषण को प्रमोट नहीं कर रहा है। निगेटिव सेंस में पूछा गया, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है बेसिकली कि किस विकल्प में कम्युनिकेशन नहीं है, मौखिक कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, चलिए पहला विकल्प दिया गया, चिल्ड्रन कन्वर्सिंग विथ ईच अदर। तो जब हम लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, यानी बातचीत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बातचीत कैसे करेंगे, मौखिक कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो ये विकल्प ओरल कम्युनिकेशन को प्रमोट कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शेयरिंग एक्सपीरियंसेज ऑन टेलीफोन, यानी कि एक दूसरे से हम लोग टेलीफोन यानी मोबाइल पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये 2 वे कम्युनिकेशन है। अगला बंदा कभी सुनेगा कभी बोलेगा, यानी ये भी ओरल कम्युनिकेशन को डायरेक्टली प्रमोट कर रहा है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, इंटरव्यूइंग अ चाइल्ड, यानी एक बच्चे से इंटरव्यू लेने के संदर्भ में बात की जा रही है। तो इंटरव्यू लेने में जाहिर सी बात है आप प्रश्न पूछ रहे होंगे और बच्चा उसका जवाब दे रहा होगा, यानी इसमें भी ओरल कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन को ये प्रमोट करता है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, न्यूज बुलेटिन। जैसे कि आप टीवी में न्यूज बुलेटिन देख रहे होते हैं तो आप कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। सिर्फ टीवी में आप जो आवाज़ आ रहा है, जो वॉइस आ रहा है, जो न्यूज़ आ रहा है, जो न्यूज़ फ्लैश चल रहा है, उसी को आप केवल देख रहे हैं। इसमें ओरल कम्युनिकेशन नहीं है, केवल आप निष्क्रिय होकर के उस न्यूज़ को देख रहे होते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ भी ओरल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते हैं। तो यही हमसे पूछा गया था कि किसमें ओरल कम्युनिकेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। या फिर अगर हम लोग न्यूज़पेपर की बात कर लें तो न्यूज़पेपर में भी जो लेख लिखा होता है सिर्फ आप उसे पढ़ रहे होते हैं, ना कि अपनी तरफ से कुछ ओरल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पैसिव वोकैबुलरी आर। देखिए, 2 भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना।
जो भी हम लोग सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने में यूज करते हैं वो शब्दों के माध्यम से करते हैं। जैसे कि आप मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, इस समय मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं शब्दों को ही तो बोल रहा हूँ। जैसे कि मैं शब्दों को बोल रहा हूँ, ये अलग अलग शब्द थे। अब आप सुन रहे थे तो भी आप शब्दों को सुन रहे थे, और मैं जो बोल रहा हूँ मैं भी शब्दों को ही बोल रहा हूँ। और जैसे मैं इस लेख को पढ़ रहा हूँ, जैसे कि देखिए इन सभी को पढ़ रहा हूँ, तो ये भी तो वर्ड्स ही हैं। या फिर अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मैंने नीरज लिखा, तो ये भी तो वर्ड ही है। यानी कि चारों कौशल में हम शब्दों के बारे में ही डील कर रहे होते हैं। यानी कि शब्द क्या हो गया, वोकैबलरी हो गया। अब जो चारों कौशल हैं जो शब्दों से जुड़े हुए हैं, उसमें दो कौशल पैसिव वोकैबलरी से संबंधित है और दो कौशल एक्टिव वोकैबलरी से संबंधित है। पैसिव का मतलब क्या हो गया कि निष्क्रिय शब्दावली। यानी कि जैसे देखिए अगर कोई लेख लिखा हुआ है जिसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे कि ये देखिए कोई शब्द लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको मैं सुन रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मैं बिल्कुल निष्क्रिय हूँ, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसी को तो केवल पढ़ना है। मैं अपनी तरफ से कोई शब्द थोड़ी बोल रहा हूँ। या फिर कोई बोल रहा होगा तो मैं उसको सुन रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ से निष्क्रिय हूँ, मैं केवल सुनने का काम कर रहा हूँ। यानी कि सीधे तौर पर आप ये समझिए कि जो रिसेप्टिव स्किल होते हैं, यानी कि पढ़ना और सुनना, वही आपका पैसिव वोकैबुलरी होता है। और जो एक तरीके से प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, जैसे कि बोलना और लिखना, वो आपका एक्टिव वोकैबुलरी होगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। हमसे पूछा गया था पैसिव वोकैबुलरी, यानी कि इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, सुनना और पढ़ना। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया वर्ड्स विच वी यूज व्हेन वी स्किप, बोलने की बात की गई है, तो ये एक्टिव वोकैबुलरी का पार्ट है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए वर्ड्स वी यूज व्हेन वी राइट, लिखने की बात की गई है, तो लिखना भी एक्टिव वोकैबुलरी का पार्ट है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए वर्ड्स विच वी फ्रिक्वेंटली यूज विथ अदर्स, यानी कि जब हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी बातचीत में क्या है, ये प्रोडक्टिव स्किल होता है, यानी कि एक्टिव वोकैबुलरी का पार्ट है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए वर्ड्स विच वी यूज व्हेन वी लिसन टू देम एंड रीड देम। मैंने आपको बोला था कि सुनना और पढ़ना जहां पर भी आएगा वो पैसिव वोकैबुलरी का पार्ट है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा और यही इसका सटीक जवाब है। दोस्तों इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप इंग्लिश के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले अन्य सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी सभी शिफ्टों के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।